एक परिवार के नाते जब भी वो किसी ईडी सीबीआई या बीमार थे, हमेशा हमारी मुलाकात होती रही, हमेशा उस परिवार के साथ हम खड़े रहे। हमारे और लालू जी के जो राजनीतिक रिश्ता तो रहा नहीं कभी, हमारा और लालू जी का रिश्ता कंप्लीट रूप से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है और ना हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। कल हम लोग पूरा परिवार थे, कोसी सीमांचल मिथिलांचल में हम लोग मिल करके किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोक सकते हैं। और जिस तरीके से 17 महीना तेजस्वी जी ने काम किया, एक विश्वास पैदा किया, राहुल गांधी ने जिस तरह दिल भी जीता, उम्मीद भी दिखाई लोगों को, लोगों में सपने भी हैं और विश्वास भी जीता, तो ये दुनिया का इतिहास है। राहुल गांधी जी का 6000 और 4000 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस तरह 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने एक उम्मीद जगाया है, बिहार में एक विश्वास पैदा किया है और हम लोग मिलकर सिर्फ 24 ही नहीं 25 भी जीतेंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, इस समय बिहार में सब कुछ हिलता डुलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव ने अपना रास्ता अलग तैयार करना शुरू कर दिया है। देखिए, पप्पू यादव की राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि 2014 में वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से ही मधेपुरा से चुनाव लड़े थे और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विजयी हुए थे। लेकिन उसके बाद वो लालू यादव से अलग हुए, तेजस्वी यादव के बारे में खिलाफ में बोलने लगे, जन अधिकार पार्टी उन्होंने बनाया और इस बीच में पिछले 10 साल में उनकी साख गिरती चली गई। यहाँ तक कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मधेपुरा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, महज 10-12 हज़ार वोट आया। तो उन्हें अपने राजनीतिक विसात और राजनीतिक औकात का पता चल गया, इसलिए उनके पास अब मजबूरी है कि लालू यादव के बिना उनकी राजनीति चल नहीं सकती और सीमांचल बेल्ट में खासकर मुस्लिम और यादव बहुतायत में है। वो समीकरण ऐसा है कि बिना लालू यादव कांग्रेस से गठजोड़ किए हुए इनकी चुनावी बैतरनी पार नहीं हो सकती। इनकी पत्नी रंजीत रंजन जो है वो सुपौल से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती थी 2014 में। उसके बाद अभी राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ से, इसीलिए वो सीट शायद पूर्णिया सीट लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर उन्होंने आग्रह किया कि सीट कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए और कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा है कि आप अपनी पार्टी को हमारी पार्टी में विलय कर दीजिए। तो पप्पू यादव आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, कांग्रेस के नेतृत्व से बात होगी, शायद कांग्रेस के अलायंस शेयर में वो सीट आ जाए पूर्णिया और विलय करके वो पूर्णिया से चुनाव लड़े। इसके पहले भी जब पप्पू यादव शिखर पर थे, जब वो बाहुबली थे और बिल्कुल उनका दबदबा था उस इलाके में कोसी बेल्ट में, तो पूर्णिया से वो निर्दलीय चुनाव भी लड़कर जीत चुके हैं, दोनों विधायक और सांसद दोनों। लेकिन वक्त के हिसाब से राजनीतिक हैसियत और औकात में भी बदलाव होता है और पप्पू यादव वैसे मजबूत नहीं है जैसे पहले थे और यादव जो वोटर है वो मजबूती से तेजस्वी और लालू यादव के साथ हैं अभी भी, और इसलिए उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि लालू यादव से मिलकर और कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर पूर्णिया से किसी तरीके से सीट ले ताकि मजबूत टक्कर दे सकेंगे जेडीयू के संतोष कुशवाहा जो लगातार 2 बार से सांसद हैं पूर्णिया से। बैक टू यू प्रकाश जी, इन सब के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती है महागठबंधन में कि सीटों का बंटवारा कैसे हो। कांग्रेस की अपनी कोशिशें हैं, आरजेडी अपने प्रयासों में लगी हुई है लगातार, और अब पप्पू यादव की एंट्री के बाद सीट बंटवारे में कोई नया एंगल देखने को मिलेगा, कहीं कोई मनमुटाव, कोई नाराजगी, या फिर सब स्मूथ रहने वाला है? एक बार फिर सवाल दोहराइएगा, आवाज बीच में कट गया। प्रकाश जी, बस मैं इतना समझना चाह रही हूँ, महागठबंधन में सीटों को लेकर कहीं कोई उहापोह की स्थिति होगी या फिर सब स्मूथ रहने वाला है पप्पू यादव की एंट्री के बाद? देखिए, इन लोगों की राजनीतिक मजबूरी है। तेजस्वी यादव दबाव बना रहे हैं कि आरजेडी जो है 30 सीट पर चुनाव लड़े 40 में से, बाकी 10 सीट में कांग्रेस पार्टी और माले को दे दे। लेकिन संभवतः ऐसी बातचीत चल रही है कि 2-3 सीट और कम पर आरजेडी लड़े, क्योंकि आरजेडी का अनुभव ये रहा पिछले विधानसभा में चुनाव में 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सीट ले लिया, उनका स्ट्राइक रेट केवल 19 का रहा, जिसके चलते महागठबंधन को खासा नुकसान झेलना पड़ा और महज 7 सीट के कारण सरकार नहीं बन पाई, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो उस
अनुभव से उस अनुभव को साझ करते हुए ये शायद आरजेडी के कोर कमेटी तेजस्वी यादव और लालू यादव और अन्य पार्टी के नेताओं ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम सीट पर लड़ाया जाए, ताकि स्ट्राइक रेट ज़्यादा हो सके, आधार वोट खिसके नहीं, जो मुस्लिम यादव का आधार वोट है, और दूसरी जातियों का समीकरण बना के, जहां पर अगड़ी जाति हो या अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनका समीकरण बनाकर एनडीए को मजबूत टक्कर दिया जा सके। तो बातचीत का दौर चालू है और आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक भी हो रही है आज। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या नीतिगत निर्णय लिए गए तालमेल के लिए और किसके पक्ष में कौन सी सीट और कितनी सीट जाएगी। चुनाव की तारीखें अब सर पर हैं। ऐसे में बिहार में अगर इंडी गठबंधन में इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता है तो ये मानिए इस गठबंधन के लिए जरूर संकट का विषय है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल ये बड़ी खबर सीट शेयरिंग को लेकर है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई है। बिहार की सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। सीटों पर आखिरी सहमति बहुत जल्द बनेगी। मनोज झा ने इस बात का जिक्र किया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिर बिहार के अंदर क्या कुछ होगा इंडी गठबंधन का, तो बहुत जल्द वो फॉर्मूला जनता के सामने होगा। लोगों की काफी हद तक सहमति है। थिंग्स आर ऑन ट्रैक। चीजें बहुत ही बेहतरीन माहौल में आगे बढ़ रही हैं और 2-1 दिन में सब चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। क्या नंबर को लेकर अगर बात करें आप नंबर को परेशान हैं, हम विनेबिलिटी को लेकर परेशान हैं, तो नंबर और विनेबिलिटी के बीच में एक बेहतरीन फार्मूला आएगा और सब कुछ तय हो जाए। ये कोई पेंच वेंच कहीं फंसा हुआ नहीं है। ये एक ऐसा गठबंधन है ना जिसमें पेंच नहीं। और बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र को लेकर एनडीए की अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली में आज शाम 4 बजे ये बैठक होगी। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा इस बैठक में संभव है। बैठक में अमित शाह की मौजूदगी रहेगी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे यानी डिप्टी सीएम और सीएम दोनों की मौजूदगी रहेगी, अजित पवार भी मौजूद रहेंगे और कई बड़े नेता शामिल रह सकते हैं। राज ठाकरे की बैठक में भी एंट्री दिख सकती है। कहा जा रहा है कि उनके बारे में भी सहयोगियों से चर्चा कर सकते हैं अमित शाह। इस वक्त ये बड़ी खबर, कल ही आपको बताएं कि मुलाकात हुई थी राज ठाकरे की अमित शाह से और कहा जा रहा था कि उनकी एंट्री अब हो सकती है एनडीए में। और मोहम्मद संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कल भी मुलाकात महाराष्ट्र को लेके, आज भी मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है। राज ठाकरे को लेकर तो बातचीत होगी, लेकिन आपस में किसको कितनी सीटें दी जाएं इस पर भी बात होनी मुमकिन है, क्योंकि कुनबा बहुत बड़ा है महाराष्ट्र में एनडीए का। जी देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा अगर सीटें हैं तो वो 48 सीटें जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं और कहीं ना कहीं मोर्चा बांधने का प्रयास जो है वो सभी दल अमित शाह के साथ करेंगे और निश्चित रूप से किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें, अगर डिमांड्स की बात करें तो एकनाथ शिंदे का जो दल है उन्होंने 13 से 15 सीटें जो हैं वो डिमांड की है अमित शाह से। उसके अलावा अगर अजीत पवार की बात करें तो उनके पास 4 सांसद हैं, लेकिन 4 में से 3 सांसद शरद पवार के गुट में है, तो मौजूदा वक्त में केवल 1 सांसद है। ऐसे स्थिति में वो 7 सीटें महाराष्ट्र से मांग रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या उन्हें 7 सीटें दी जाती हैं या केवल 4 सीटों पर निपटा दिया जाता है। दूसरी बात, राज ठाकरे की एंट्री के साथ ही कहीं ना कहीं जो सीट बंटवारे का समीकरण है उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। संभावित है कि राज ठाकरे को एकाध सीट जो है वो महाराष्ट्र में किसी भी लोकसभा से जो है वो दी जाए, लेकिन उस पर उम्मीदवार कौन होगा ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई की एक ऐसी सीट है जिसको लेकर के काफी चर्चा है कि वहां से एमएनएस जो है अपना उम्मीदवार उतार सकती है। संभावित है कि एनडीए में जितने भी गठबंधन दल हैं देखिए बिल्कुल, और यही बड़ी वजह भी है कि महाराष्ट्र को लेकर इस वक्त दिल्ली के अंदर एनडीए के खेमे में जो ऊहापोह है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बीजेपी चाहती है महाराष्ट्र से वो बड़ी